ऑलराइट। अच्छा मेरे दोस्तों देखो, कुछ अदर एरियाज भी हैं आपको जो कि बहुत छोटे छोटे मिनिमल समझ लो, 2-4 मार्क के कुछ एरियाज हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए हैं। अगर आप लोगों को ये पता होंगे तो आप लोगों का फायदा होगा। वैसे तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो कि आप लोगों को आप समझ ले कि बिल्कुल डंके की चोट पे जो है ये पता होना जरूरी है। ज्यादातर एरियाज हाईली टेस्ट होते हैं एसबीआर के एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड मिल जाए तो आप लोगों का काम कुछ बेहतर हो सकता है। कि अगर ये छोटे छोटे 1-1, 2-2 वाले मार्क वाले एरियाज अगर एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो आपको इसकी रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए है, राइट। अच्छा, अब कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर मैं सबसे पहले बात करने जाने वाला हूं आईएफआरएस 15 से रिलेटेड, राइट। अगर मैं आईएफआरएस 15 से रिलेटेड पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं तो आपको याद होगा कि आईएफआरएस 15 का केस क्या था। आईएफआरएस 15 के अंदर हम बात किया करते थे रेवेन्यू रिकग्निशन की, और रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये हुआ करता था कि हम रेवेन्यू तब रिकग्नाइज किया करेंगे जब हमारी जिम्मेदारी सेटिस्फाई हो जाया करेगी। यानी एज एंड व्हेन आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो तो आपको फॉरन से जाके रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना चाहिए है। इस पूरी कहानी के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रांजैक्शंस का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। और ऐसा हो सकता है कि एक गिवन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एक गिवन ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस छुपी हो। आपने उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को जाके आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर? अब इस सिलसिले में मैं जो सबसे पहले एरिया आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ये एरिया है जिसको कहा जाता है सेल विद द राइट टू रिटर्न, यानी जिसको आराम से प्यार के अल्फाजों के अंदर कहा जाता है सेल और रिटर्न बेसिस। अब ये सेल ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस की कहानी है क्या, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं कि ये कहानी चल कहां से रही है। देखिए, आज से पहले वाले जमाने के अंदर, यानी हम वी विल गो इन द पास्ट, तो आईएफआरएस 15 के बजाय एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था जिसका नाम था आईएस 18, जो कि रेवेन्यू की रिकग्निशन के ऊपर बात किया करता था। अब आईएस 18 बात करता था सेल और रिटर्न बेसिस की सेल के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये सेल और रिटर्न बेसिस होता क्या है। सेल और रिटर्न बेसिस हम किसी भी ऐसी सेल को कहते हैं जिसके अंदर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को कोई गुड सेल करती है या कोई चीज सेल करती है, और तरीकेकार ये होता है कि अगर वो सामने वाली पार्टी एंड कंज्यूमर को चीज बेच पाए तो फिर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। सर क्या मतलब, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। लेट अस सपोज कि एक कंपनी है जिसका नाम है बेक पार्लर कंपनी। आप समझते हैं ना, ये बेक पार्लर कंपनी कौन सी कंपनी होगी? बेक पार्लर कंपनी होती है ना जिनकी ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे ये डबल रोटी बेचते हैं, मिसाल के तौर पे ये आप कह ले पापे बेचते हैं, मिसाल के तौर पे ये ऐसी टाइप के ब्रेकफास्ट आइटम्स बेचते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि एक बेक पार्लर कंपनी है, एक ब्रेकफास्ट कंपनी है, एक डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, और हम ले लेते हैं एक एबीसी स्टोर, राइट। अब बेक पार्लर कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने एबीसी कंपनी को ले जाके अपनी ब्रेड्स बेची, लेकिन ये जो ब्रेड्स बेची इनके लिए कहा ये गया कि ये सेल और रिटर्न बेसिस वाली सेल है। सेल और रिटर्न बेसिस वाली सेल का मतलब ये होता है कि बेक पार्लर ने एबीसी कंपनी को अपनी ब्रेड्स बेची और एबीसी स्टोर से ये बोला कि अगर ये ब्रेड्स आप बेच पाए कंज्यूमर्स को, यानी आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को, तो ये एक वैलिड सेल होगी। लेकिन अगर ये ब्रेड्स आप आगे चल के अपने कंज्यूमर्स को नहीं बेच पाए तो जितनी भी अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होंगी आपके पास ये राइट मौजूद होगा कि आप वो हमें रिटर्न कर दें। सेल और रिटर्न बेसिस की सेल का मतलब क्या होता है? एक कंपनी किसी और कंपनी को प्रोडक्ट्स बेचती है और उस कंपनी से ये कहती है, यानी उस एबीसी स्टोर से ये कहती है कि अगर यही हमारी वाली प्रोडक्ट आप आगे चल के किसी को बेच पाए, तो अगर आपने आगे चल के कंज्यूमर को हमारी ये प्रोडक्ट बेच दी तो आप ये वैलिड सेल हो जाएगी, आप हमको पैसे दे दीजिएगा। और अगर पैसे नहीं दे पाए तो फिर एक काम, अगर ये कंज्यूमर्स को नहीं बेच पाए, यानी कंज्यूमर्स ने हमारी प्रोडक्ट खरीदी ही नहीं, तो हम आपके ऊपर अपनी ब्रेड्स को थोक नहीं दिया करेंगे, बल्कि जितनी भी अनसोल्ड प्रोडक्ट्स आपके पास होंगी वो हम आपसे वापस लेके चले जाया करेंगे। आपके पास राइट होगा हमें वो प्रोडक्ट्स रिटर्न करने का।
आप जितने भी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के अंदर देख लें, जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर देख लें, फॉर दैट से किसी भी स्टोर के अंदर देख लें तो उसके अंदर जनरली सेल और रिटर्न बेसिस वाली ही सेल हो रही होती है। एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स रखवाती है एबीसी सुपरमार्केट के अंदर, अगर एबीसी सुपरमार्केट वाला आगे ये कंज्यूमर को बेच देता है, यानी कंज्यूमर एबीसी सुपरमार्केट से इनकी प्रोडक्ट्स खरीद लेता है, तो ये वैलिड सेल कहलाएगी। आप बेक पार्लर कंपनी को उनका कैश दे देंगे जितना बनता था। लेकिन अगर नहीं बेच पाए तो अदरवाइज आपको क्या कर देना होगा कि आप उनको उनकी प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिया करेंगे। अब देखिए, जब IAS 18 हुआ करता था ना, तो IAS 18 में ये कहा जाता था कि सेल और रिटर्न बेसिस इज नॉट अ वैलिड सेल, इज नॉट अ वैलिड सेल। पुराने जमाने के IAS 18 के अंदर जो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो ये कहता था कि सेल और रिटर्न बेसिस की सेल एक वैलिड सेल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ABC स्टोर के पास एक सिग्निफिकेंट राइट टू रिटर्न मौजूद है। वो चाहे तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकता है बेक पार्लर कंपनी को। तो बेक पार्लर कंपनी इस ब्रेड्स को ABC स्टोर देने के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती थी, क्योंकि ABC स्टोर हो सकता है कल को वो सारी की सारी गुड्स आके वापस कर दे। तो बेक पार्लर कंपनी पुराने जमाने के अंदर क्या किया करती थी कि वो उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया करती थी जब वाकई में कुछ ब्रेड्स ABC स्टोर वाले कंज्यूमर्स को सेल कर दिया करते थे, तब जाके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ करता था। उससे पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ करता था। पुराने जमाने के अंदर सेल और रिटर्न बेसिस की सेल कोई वैलिड सेल नहीं हुआ करती थी। क्लियर होती है सबको ये बात? डन है। अब IFRS 15 का इस मामले के अंदर ऑब्जेक्टिव कुछ और है, और IFRS 15 का ऑब्जेक्टिव क्यों कुछ और है मैं आपको जरा प्रॉब्लम बताता हूं कि पुराने जमाने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम होती क्या थी। आप जरा लॉजिकली सोचें कि आप अज्यूम कर लें कि ये बेक पार्लर कंपनी का वेयर हाउस है, सही है। बेक पार्लर कंपनी ने कुछ ब्रेड्स भिजवा दी ABC स्टोर को, लेकिन पुराने जमाने के अंदर क्या हुआ करता था, ऑल्दो कि आपने अपनी डबलोटियां, आपने अपनी गुड्स किसी और ABC स्टोर को भिजवा दी हैं, लेकिन आप रेवेन्यू बुक नहीं किया करते थे। जब आप रेवेन्यू बुक नहीं किया करते थे ना, तो आपको हमेशा पता है कि जब भी कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो इसके अगेंस्ट एक और अकाउंटिंग एंट्री ये बनती है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी डेबिट और इन्वेंट्री को भी क्रेडिट कर लिया करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता था कि क्योंकि बेक पार्लर कंपनी अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, क्योंकि बेक पार्लर कंपनी अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट ये पड़ता था कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री की एंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं किया करते थे। अब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, क्योंकि बेक पार्लर कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, तो ना ये वाली एंट्री बनाती थी, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट करने की इन्वेंट्री बना जो एंट्री बनाती थी। तो टेक्निकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी भी बेक पार्लर कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होती थी, लेकिन जब फिजिकली ऑडिटर्स ऑडिट करने आते थे तो वो ये देखते थे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री की अमाउंट कुछ और शो हो रही है, इन्वेंट्री की क्वांटिटी कुछ और शो हो रही है, लेकिन जब फिजिकली उसका जाके ऑडिट किया जाता था फैक्ट्री के अंदर, तो इन्वेंट्री की क्वांटिटी कुछ और नजर आ रही होती थी। भाई फिजिकली तो आपने गुड्स भिजवा दी है ABC स्टोर को, आपने अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की, तो अकाउंटिंग के अंदर ऐसे नजर आता था कि इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लेकिन जब फिजिकली ऑडिट करने जाते थे तो नजर आता था कि इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई है। खामाखाई में एंटिटीज को जस्टिफाई करना पड़ता था, एंटिटीज को जस्टिफाई करना पड़ता था कि भाई ये सेल और रिटर्न बेसिस की सेल है, तभी फिजिकली इन्वेंट्री नहीं पड़ी, फिजिकली इन्वेंट्री नहीं पड़ी है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पड़ी है। ऑडिटर के साथ बहुत ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती थी, ऑडिटर के साथ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, और उनको ये समझाना पड़ता था कि भाई आखिरकार मसला हो क्या गया है। अब IFRS 15 ने टेक्निकली इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया है, और वो क्या सोल्यूशन निकाला है मेरी बात को समझना स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी बात समझाना स्टार्ट करूं कि अब IFRS 15 ने सेल और रिटर्न बेसिस के लिए क्या बताया है, मुझे सबसे पहले सब लोग ये कंफर्म कर दें कि यहां तक की बात समझ में आती है प्रॉब्लम क्या है। फिजिकली क्वांटिटी नहीं पड़ी हुई होती थी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई होती थी, क्योंकि कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाई जाती थी। मुझे बताओ, क्लियर है सब लोगों को यहां तक मामला? डन है? ओके, सब लोग ओके कर दो मुझे। प्रॉब्लम समझ में आएगा तो मैं इसका सोल्यूशन समझा पाऊंगा कि IFRS 15 के अंदर अब हुआ क्या है। ओके करने जरा सब लोग।
अभी तक एक दो लोगों ने ओके किया, ओके डन, बात समझ में आती है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना कि अब IFRS 15 कहता क्या है। अब IFRS 15 ये कहता है कि भाई देखो, बेक पार्लर कंपनी, जब भी तुम किसी ABC स्टोर को या होलसेलर को या रिटेलर को या सुपरमार्केट को अपनी डबलोटियां बेचा करो ना, तो जितने की भी तुम सेल करते हो, जितने की भी तुम सामने वाले को क्वांटिटी डिलीवर करते हो, इसके अंदर से एक्सपेक्ट ये करो कि बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिस, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिस, how much will be sold, how much will be eventually sold। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे ये हैं कि आज के जमाने की IFRS 15 की रिक्वायरमेंट ये है कि IFRS 15 ये कहता है कि भाई देखो, जितनी भी चीजें तुमने सामने वाले स्टोर को सेल की है ना, यानी जितनी भी क्वांटिटीज तुमने सामने वाली पार्टीज को जाके डिलीवर की है, तुम सबसे पहले एक काम ये करो कि तुम उसके अंदर से एक्सपेक्टेंसी लगाओ बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस। कि मिसाल के तौर पे अगर तुमने 100 ब्रेड्स होलसेलर्स को निकाली, या तुमने 100 ब्रेड्स मिसाल के तौर पे किसी सुपरमार्केट को बेची, तो इसके अंदर से एक्सपेक्ट करो कि बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस तुम्हें क्या नजर आता है कि कितनी वाकई में आगे चल के कंज्यूमर्स को सेल हो जाएंगी और कितनी रिटर्न हो जाएंगी। अब लेट अस सपोज बेक पार्लर कंपनी ने नाइट सुपरमार्केट को कुछ डबलोटियां सेल की, और इन्होंने बेस्ड ऑन देयर पास्ट प्रैक्टिसेस ये जाके असेस किया कि 90% सेल्स हो जाती हैं इवेंचुअली, और 10% क्या हो जाती हैं बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न हो जाती हैं। IFRS 15 ये कहता है कि तुम अल्टीमेटली अब वेट ना करो पुराने जमाने की तरह, IAS 18 की तरह के कब कंज्यूमर्स को जाके सेल होगी, बल्कि तुम बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस ये अंदाजा लगाओ कि वाकई में तुम जब भी जितनी डबलोटियां बेचते हो तो उसके अंदर से रिटर्न की परसेंटेज क्या रहती है और इवेंचुअल सेल्स की परसेंटेज क्या रहती है। जब तुम ये असेस कर लो कि कितनी सेल हो जाती है और कितनी रिटर्न हो जाती है, तो फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाया करना कि तुम पहले अकाउंटिंग एंट्री ये बनाया करना कि तुम कैश या रिसीवेबल डेबिट कर लिया करना 100% अमाउंट से। मिसाल के तौर पे अगर बेक पार्लर कंपनी ने 100 डबलोटियां सेल करी हैं नाहिद सुपरमार्केट को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो आप अपना कैश या रिसीवेबल डेबिट करेंगे 100% से, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 90% का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने रिसीवेबल 100% से डेबिट कर दिया, यानी हम टेक्निकली ये कह रहे हैं कि हमें सामने वाले से पैसे पूरे के पूरे लेने हैं क्योंकि हमने उसको पूरी की पूरी डबलोटियां दी हैं, लेकिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कह रहे हैं सिर्फ 90%। सर ऐसा क्यों? बेटा बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेंसी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यार अगर हम 10 डबलोटियां किसी को देते हैं तो 9 तो वो बेच ही देता है, एक आधी ऐसी होती है जो कि रिटर्न हो रही होती है। इसका मतलब दर हकीकत इकोनॉमिक सब्सटेंस ये है कि 90% तो आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहले दिन ही सेटिस्फाई कर दी होती है, क्योंकि सिर्फ 10% रिटर्न का रेशियो रहता है। तो फिर 90% आप क्या कर लीजिएगा, सेल्स रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो अजीब सी बात है, आपने 100% का रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर लिया यानी मिसाल के तौर पे 100 रुपए, और सिर्फ 90% का आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है यानी मिसाल के तौर पे सिर्फ 90 रुपए, तो सर बाकी 10% कहां गया? बेटा बाकी 10% कहां चला जाया करेगा, एक रिफंड लाइबिलिटी के अंदर चला जाया करेगा। बाकी 10% एक्चुअली रिलेट करता है रिटर्न से, और अगर सामने वाला ये 10% सेल्स आपको रिटर्न करता है तो आप लाइबल होंगे कि आप उसको उसके पैसे वापस कर दिया करें या उसकी इनवॉइस को कम कर दिया करें, उसकी रिसीवेबल की अमाउंट को कम कर दिया करें। तो बाकी जो 10% होगा वो आप डाल दिया करेंगे एक रिफंड लाइबिलिटी के अंदर, ये रिलेट करता होगा रिटर्न परसेंटेज से। बाकी 10% आप कहां लेके चले जाया करेंगे, रिफंड लाइबिलिटी के अंदर लेके चले जाया करेंगे। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, this denotes entities liability to pay back if returned। सर बस यही अकाउंटिंग एंट्री बनाया करेंगे या कोई और अकाउंटिंग एंट्री भी बनाई जाया करेगी? नहीं, आप सब लोगों को मालूम है कि जब भी रेवेन्यू की एंट्री बनती है यानी रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो उसी वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट भी होता है, यानी दो अकाउंटिंग एंट्रीज बनती हैं।
पहले आप क्या करोगे कि बेस्ड ऑन योर पास्ट प्रैक्टिस आप अकाउंटिंग एंट्री ये बनाओगे कि रिसीवेबल 100% से डेबिट करोगे, रेवेन्यू 90% से क्रेडिट करोगे, 10% से रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री ये बनाओगे कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को 100% से डेबिट करोगे और इन्वेंट्री को 100% से क्रेडिट करोगे। नाउ दिस इज फेयरली ऑब्वियस कि ये जो अकाउंटिंग एंट्री बनाई जाएगी ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अमाउंट से बनाई जाएगी। आप पहले क्या करोगे, रिसीवेबल डेबिट करोगे, रेवेन्यू क्रेडिट करोगे, एडवांस इनकम यानी रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करोगे। सेकंड अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाओगे, जो ट्रेडिशनली बना करती थी वही अकाउंटिंग एंट्री बनाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर दोगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन ये दोनों अकाउंटिंग एंट्रीज 100% से बनाई जाएंगी। किसी को नजर आता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस अकाउंटिंग एंट्री के अंदर, यानी हमने जो दो अकाउंटिंग एंट्रीज बनाई इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? कैन एनीवन आइडेंटिफाई इफ देयर कैन बी अ प्रॉब्लम लाइक दिस, इफ देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो? कोई एक प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? मुझे तो बड़ी जोर से एक प्रॉब्लम नजर आ रही है इन दो अकाउंटिंग एंट्रीज के बनने के अंदर। वेरी गुड मौजूद सर, यहाँ पे गलती हमको ये नजर आ रही है कि आपने रेवेन्यू को तो क्रेडिट किया सिर्फ 90% से, लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया 100% से। तो सर ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं है। इसका मतलब तो कंपनी खामखाई के अंदर लॉस में आ जाएगी। उसने किया धरा कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी वो कंपनी लॉस के अंदर आ जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू कम से रिपोर्ट हुआ होगा, कम परसेंटेज से रिपोर्ट हुआ होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा परसेंटेज से रिपोर्ट हुई होगी। तो क्या ये ज्यादती नहीं है? हाँ ये ज्यादती है। और तभी तुम देखो कि तुम्हारे पास एक तीसरी अकाउंटिंग एंट्री भी आती है, और वो तीसरी अकाउंटिंग एंट्री ये आती है कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करना होता है 10% से, कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपको क्रेडिट करना होता है 10% से, और आपको उसके बजाय एक रिफंड एसेट डेबिट करना होता है 10% से। यानी जितना भी रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, जितनी भी रिटर्न की जो है पॉसिबिलिटी है, तो जितनी भी रिटर्न की पॉसिबिलिटी होगी उससे एक और अकाउंटिंग एंट्री बनाई जाएगी, रिफंड एसेट को डेबिट कर दिया जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब पूछने वाले मुझसे सवाल ये पूछेंगे कि सर कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया जा रहा है? बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट करने की बेसिक लॉजिक ये थी कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को इस वजह से 10% से क्रेडिट करना चाहते थे क्योंकि हम लाइक विद लाइक कंपैरिजन बनाना चाहते थे। भाई अगर रेवेन्यू को हमने 90% से क्रेडिट किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इफेक्टिवली 90% का इंपैक्ट ही लेकर आनी चाहिए थी। आप सब लोगों ने ये बोला था ना कि अभी कॉस्ट ऑफ सेल 100% से डेबिट हुई हुई है, तो हमने इसको 10% से क्रेडिट कर दिया ताकि नेट इंपैक्ट वही 90% का बन जाए। ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन के काम आएगा। अच्छा सर हम ये बात समझ गए कि आपने ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दिया दोबारा से 10% से, यानी रिटर्न की परसेंटेज से, तो आपने ये किया इसलिए होगा कि आप लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना चाह रहे होंगे। लेकिन सर ये रिफंड एसेट किस चीज को डिनोट करता है? ये रिफंड एसेट का मतलब क्या हुआ? ये रिफंड एसेट इस बात को डिनोट करता है कि दैट द कंपनी would also have the right to ask for return of their goods not sold। देखिए ना, इस पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो एक बार मैंने आपसे रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कराई। ये रिफंड लायबिलिटी 10% से क्रेडिट हुई थी और इस रिफंड लायबिलिटी की लॉजिक ये थी कि ये रिफंड लायबिलिटी इस बात को रिप्रेजेंट करती थी कि अगर कल को आपका कस्टमर आया और उसने सेल और रिटर्न बेसिस की वजह से कुछ गुड्स आपको वापस कर दी तो आप लायबल होंगे सामने वालों की इनवॉइस कम करने के लिए या सामने वालों को उनका पैसा रिटर्न करने के लिए। ये रिफंड लायबिलिटी आपको इस बात की गारंटी देता था, यानी आपकी ऑब्लिगेशन को शो करता था कि अगर सामने वाला कल को आके अपना रिटर्न क्लेम करेगा तो आपको उसको रिटर्न चीज करनी पड़ जाएगी। ये आपकी लायबिलिटी थी। लेकिन जहां आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि कल को अगर सामने वाला रिटर्न क्लेम करने आया तो आपको उसकी इनवॉइस कम करनी पड़ेगी, तो वहीं पे आपके पास एक रिफंड एसेट भी है। और वो रिफंड एसेट ये है कि अगर कल को कोई बंदा आपके पास अपनी इनवॉइस कम करवाने आया तो आपके पास ये राइट्स मौजूद होगा कि आप उससे बोलेंगे कि भाई जो चीज बिकी नहीं है वो मुझे कम से कम वापस तो कर दो, हाँ जो डब्ल्यूटीयां बिकी नहीं है वो मुझे वापस कर दो। तो ये रिफंड एसेट इस बात को डिनोट करता है कि आप सामने वाले से अपनी गुड्स, अपनी अनसोल्ड गुड्स वापस मांग सकते हैं। सर
पहली अकाउंटिंग एंट्री आपने ये बोला कि रिसीवेबल या कैश 100% से डेबिट होगा, रेवेन्यू 90% से क्रेडिट होगा, बाकी आ जाएगी रिफंड लायबिलिटी। फिर आपने बोला कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% से डेबिट होगा, इन्वेंट्री 100% से क्रेडिट होगा, आपने ये अकाउंटिंग एंट्री बता दी। बाद में आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को 10% से कम कर दिया ताकि एडजस्टमेंट हो जाए, लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो जाए, और बाद में आपने एक रिफंड एसेट भी बना दिया जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता होगा कि सामने वाले से आप अपनी अनसोल्ड गुड्स भी वापस मांग सकते हैं। सर इस सारी कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सर ये सारी कहानी हम कर क्यों रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी कहानी से हुआ इतनी लंबी अकाउंटिंग एंट्रीज, इससे बेहतर तो IAS 18 था जो कि कहता था अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाओ, सेल्स ही रिकॉग्नाइज नहीं करो। ये तो इतनी लंबी कहानी चल रही है सर, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों इतनी लंबी कहानी की है। तो मुझे समझा सकता है कि ये इतनी लंबी अकाउंटिंग एंट्रीज 1 2 3 3 स्टेप्स के अंदर जाके अकाउंटिंग एंट्री बनाई है, इस सारी अकाउंटिंग एंट्रीज का असल एडवांटेज क्या हुआ? कैन एनीवन टेल मी कि इस सारी कहानी से असल एडवांटेज क्या हुआ? बड़ा एविडेंट है कि एडवांटेज क्या हुआ। मौसम बैलेंसिंग क्या, थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो अपनी बात को? एक बड़ा यूनिक काम हो गया है जो कि आप जरा सा नजर डालें तो इन सारी अकाउंटिंग एंट्री से एक चीज सही हो गई है। अब वो एक चीज कौन सी है जो सही हो गई है? सोचो सोचो, इन पूरे 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने से सिर्फ एक चीज के लिए काम किया जा रहा है, और वो एक चीज अप्रोप्रिएटली सही हो गई। वो एक चीज क्या सही हो गई है? सोचो, बड़ा एविडेंट है, सामने नजर आ रहा है। अनुषा ने बोला सर ऑडिट, फिजा ने बोला सर इन्वेंट्री, नरमीन ने बोला अनसोल्ड गुड्स। बिल्कुल सही। देखिए आप अगर लॉजिकली सोचे ना, रेवेन्यू कितने से क्रेडिट हुआ है बेटा? रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है 90% से। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स जाके देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 90% से ही डेबिट हो रही है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब डेबिट क्रेडिट नेट हो रहा है। अगर आप सोचें तो ये रिफंड लाइबिलिटी, ये रिफंड एसेट से डिस्कनेक्ट हो जाती है, सेट ऑफ हो जाती है, इसको भी हटा दीजिएगा। अगर आप इस पूरी कहानी के अंदर जाके नोट करें तो असल दर हकीकत आपको एडवांटेज ये पहुंचा है कि आपका रिसीवेबल या कैश 100% रिपोर्ट हो गया, आपका कैश या रिसीवेबल 100% रिपोर्ट हो गया, जो कि वाकई में रिपोर्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि आपने सामने वाले को गुड्स दे दी हैं। और अगर आप जाके देखें तो आपकी इन्वेंट्री 100% से क्रेडिट हो गई है। बाकी सारी चीजें तो एक दूसरे को ऑफसेट कर रही हैं, बाकी सारी चीजें तो एक दूसरे को ऑफसेट कर रही हैं। दर हकीकत आपको फायदा ये हुआ है कि आपका रिसीवेबल ट्रू अमाउंट के ऊपर रिपोर्ट हुआ होगा और आपकी इन्वेंट्री 100% से क्रेडिट हुई भी होगी, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री अब 100% से क्रेडिट हो जाती है। तो जरा लॉजिकली सोचो, कल को अब जब ऑडिट होगा तो ऑडिट के अंदर वो इन्वेंट्री तुम्हारी वो इन्वेंट्री जो कि हमने बेक पार्लर कंपनी ने किसी सुपरमार्केट को दे दी, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी नजर नहीं आ रही होगी और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी नजर नहीं आ रही होगी। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो गई, मैचिंग हो गई, ये सबसे बड़ा काम हो गया इस सेल और रिटर्न बेसिस के काम करने से। मुझे सब लोग की बात बताएं, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आती है? याद है ना, मैंने आपको ये कहानी सुनाने से पहले आपको सामने ये कहानी पेश की थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि ऑडिट सही नहीं हो पाता था, फिजिकली क्वांटिटी नहीं पड़ी हुई होती थी लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पड़ी हुई होती थी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर से भी इन्वेंट्री 100% निकाल दी है, बाकी सब कुछ सही रिपोर्ट हुआ है। रिफंड एसेट रिफंड लायबिलिटी से नॉक ऑफ होता है, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल से नॉक ऑफ होता है, रिसीवेबल सही अमाउंट पे रिपोर्ट होता है, इन्वेंट्री सही अमाउंट पे रिपोर्ट होती है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू दिस IFRS 15। मुझे बताएं सब लोगों को ये बात समझ में आती है, क्लियर है? ओके करें जरा, या कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। इस सारी की सारी कहानी से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, क्या? इन्वेंट्री सही वैल्यू पे रिपोर्ट हो गई, इन्वेंट्री फेथफुली रिप्रेजेंट हो गई। सब लोगों ने मुझे कंफर्म करना है, ये घिसे बेटे 3-4 लोग मुझे कंफर्म ना करें। इबाद है, फरीन है, मुमल है, अवाम बैठी हुई है, सब लोग कंफर्म करें। डन हो गई बात ये बात, जब तक तू नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बात बोल हाँ या ना। गुड, क्लियर होती है सबको ये बात? अब देखें अदर एरियाज के अंदर ये एक सेल और रिटर्न बेसिस वाला एरिया था जो कि मैं आपको समझाना चाहता था आपसे। मैं वैसे हाईली अनलाइकली है कि ये आपके पास आ जाए, थोड़ा सा लंबा सिनेरियो है तो मैं समझता नहीं हूं कि ये आ जाए, लेकिन यू डोंट नो, ये आपकी अटेम्प्ट है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, हो सकता है आ जाए,
आ जाए, आप तैयारी करके चले जाएं, इंशाल्लाह ताला कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए इसके लिए। अगर इसके बाद चल के आप देखें तो आपके हैंडआउट्स के अंदर ऑल्दो ये कुछ चीजें दी हुई होंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा कि आपसे रेलेवेंट नहीं है, वो ज्यादा एसबीआर से रेलेवेंट है। आप लाइसेंसिंग वाली चीज को ना पढ़ें, आपसे रेलेवेंट नहीं है। ये आपके ऑल्दो प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड के अंदर था तो आपके पास यहाँ दलब है, लेकिन ये आपसे रेलेवेंट नहीं है, लाइसेंसेस को छोड़ दीजिएगा। अगर इसके बाद जाके देखें तो दो और चीजें हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे, ऑल्दो ये भी ज्यादातर एसबीआर से रिलेटेड ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, इसके अंदर कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीजें अगर समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक एरिया है, जिस एरिया का नाम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो ये समझें कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप किसी कस्टमर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग आप सुबह सुबह उठे और आपके कस्टमर ने आपकी कंपनी के आगे बेल बजाई और कहने लगी जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे वो चीज बेच देंगे क्या। नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बहुत बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, और जब ये अरबों खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है इस अरबों खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए, यानी बहुत सारे कस्टमर्स के साथ निगोशिएट करने के लिए बहुत सारे खर्चे हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ। अक्सर अगर आप कभी अपने कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे होंगे तो आपको लॉयर्स को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लीगल कॉस्ट आ सकती है। हो सकता है आपको किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ जाए तो प्रोफेशनल कॉस्ट भी आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी किसी और कंपनी को कोई बहुत बड़ी गुड सेल करने जा रही है और उससे पहले वो ये चाहते हैं कि वो एसेट्स की वैल्यूएशन करा लें या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करा लें, तो उसके अंदर आपको प्रोफेशनल वैल्यूअर्स चाहिए होंगे, आपको ऑडिटर्स चाहिए होंगे, आपको अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे, या आपको टैक्स प्रैक्टिशनर चाहिए होंगे जो कि आपको एडवाइस किया करेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाएं। लॉयर्स चाहिए होंगे ताकि वो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करके दें। तो लीगल कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बैंक चार्जेस, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट या लीगल अप्रूवल्स की कॉस्ट हो सकती है आपके पास। हो सकता है आपको किसी बहुत बड़ी सेल या परचेज से पहले आपको कोई लीगल अप्रूवल्स लेने पड़े और उसकी भी कॉस्ट आपके पास इनकर हो जाती है। ये सारी की सारी कॉस्ट होती हैं ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना थोड़ा समझा दूं। एक होती है कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। भाई हमने ये डील कर ली कि मैं आपको ये डस्टर बेचूंगा। अब अगर जो मैं आपको ये डस्टर बेच रहा हूं, तो जब डस्टर को बेचने में कोई कॉस्ट आती है तो ये कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन इबाद और मेरे दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होना था कि मैं इबाद को ये डस्टर बेचूंगा और इबाद मुझसे ये डस्टर खरीदेगा। तो इससे पहले कि इबाद और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले जो कॉस्ट इनकर होती है उसको कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्लियर? सच एज लीगल, प्रोफेशनल, बैंक चार्जेस, जो है लीगल चार्जेस वगैरह एटसेट्रा। अब देखो IFRS 15 इन लीगल चार्जेस के बारे में क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा लेकिन लॉजिक तुम सब लोगों ने खुद से डिराइव करनी है, तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा और मैं भी देखना ये चाहता हूं कि सबसे पहले मेरी बात का जवाब कौन दे देता है। IFRS 15 कहता है an entity shall recognize an asset the incremental cost of obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover these costs। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझको। अच्छा चलो पहले मैं समझाता हूं कि IFRS 15 ने कहा क्या है और फिर तुम मुझे समझाना कि कहा क्यों होगा। देखिए, नॉर्मल हालात के अंदर अगर कभी भी कोई भी लीगल कॉस्ट, कोई भी प्रोफेशनल कॉस्ट, कोई भी बैंक चार्जेस या कोई भी लीगल अप्रूवल्स इनकर होते हैं ना, तो नॉर्मल हालात के अंदर अगर कभी भी कोई भी ऐसे वैसे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो हमेशा नॉर्मल हालात के अंदर आप अकाउंटिंग एंट्री ये बनाते हैं कि आप एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेते हैं और उसके बाद कैश को अपने क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन IFRS 15 आपको अलाउ ये कर रहा है कि अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आए तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें एज एन एसेट। रिकॉग्नाइज कर लें एज एन एसेट का मतलब क्या हुआ कि बजाय इसके कि आप एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट अकाउंटिंग एंट्री बनाएं, आप एसेट को डेबिट कर लें और कैश को क्रेडिट कर लें, ये अकाउंटिंग एंट्री बना लें। यानी टेक्निकली ये जो भी खर्चे आपके इनकर हुए ना, इन सारे के सारे खर्चों को कैपिटलाइज कर लें, एक एसेट बना लें, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा कि इसको अपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्वेंट्री बना लें।
ये कहते हैं एक्सपेंस को एक्सपेंस ना बोलो बल्कि एसेट बोलो। लेकिन क्यों बोलो, क्यों कैपिटलाइज करूं, क्यों मैं उसको एज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री बनाऊं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोई लॉजिक होगी इसके सामने? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है ये, क्योंकि हम नॉर्मल इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक क्या होगी? लीगली ऑब्लाइज नहीं, नो, एक इसका एक अकाउंटिंग लॉजिक है। मतलब व्हाई इज आईएफआरएस 15 सेइंग कि यार अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू से ही ये कॉस्ट रिकवर करोगे तो इस एक्सपेंस को एसेट बना लो, एक्सपेंस ना बोलो, क्यों? ओके मैं तुम सब लोगों की बात को थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करूं तो प्रॉब्लम था मैचिंग कॉन्सेप्ट का। देखिए पास्ट के अंदर क्या होता था कि अगर आईएफआरएस 15 ये बात ना करे तो लॉजिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी होती थी। बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती थी जो कि ऑब्टेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट होती थी और बड़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की। तो मिसाल के तौर पे होता क्या था कि जितनी भी कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट होती थी वो एक्सपेंस पहले डेबिट हो जाया करता था, कैश पहले क्रेडिट हो जाया करता था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ करता था यानी जो रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट हुआ करता था वो बाद में जाके हुआ करता था। मैं इसकी मिसाल ये दे देता हूं आपको कि लेटेस्ट सपोज भाई हम किसी भी नेटवर्क एजेंसी की बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे जैज वारिद है। अब जैज वारिद वालों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जितना भी एहसास प्रोग्राम चल रहा है ना, तो उस एहसास प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं, बहुत सारी कॉल जाती हैं, और इवन कोरोना वायरस की सिचुएशन के अंदर भी जिस किसी को भी आइडेंटिफाई हो जाता है ना कोरोना वायरस, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद से कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करती है। ये पाकिस्तान के अंदर अभी प्रेजेंटली हो रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर आपने किसी इंसान को किसी किसी अपने रहने वाले को किसी देश के वासी को आपने कॉल करनी है तो उसके लिए आपको नेटवर्क एजेंसी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और जैज वारिद का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बोला कि हम कॉल्स आपके नेटवर्क से जाके किया करेंगे। अब तुम लॉजिकली सोचो कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट जैज वारिद ने विन किया, तो वैसे तो देखो जैज वारिद के पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टावर लगे हुए, एक कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कॉल और कर लेगी तो जैज वारिद के पास कोई सिग्निफिकेंट एक्सपेंस कॉल करने के ऊपर थोड़ी इनकर होने वाला है। देखो जहां जहां इनको अपने टावर्स बैठाने थे, जहां जहां इन्होंने अपना नेटवर्क पहुंचाना था, ये तो ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको जितने भी पैसे देगी तो ये तो इनके ऑन टॉप पैसे हैं, खर्चा तो जो होना था वो तो हो गया। तो आप लॉजिकली सोचो कि अगर जो जैज वारिद का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो वाकई में अगर कोई खर्चा आएगा तो वो खर्चा जो सिग्निफिकेंट खर्चा आ रहा होगा कॉल करने का, तो जैज पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। जो असल कॉस्ट इनकर हुई होगी वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कॉस्ट इनकर हुई होगी। लेकिन आप जरा सोचो अगर पुराने जमाने की अकाउंटिंग के अंदर जाके देखें तो जितनी भी कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट सच एज लीगल प्रोफेशनल अदर चार्जेस हुआ करते थे तो वो पहले एक्सपेंस बुक हो जाया करते थे, यानी जिस वक्त वो एक्सपेंस बुक हुआ करते थे उस वक्त की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाया करती थी। और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कल से जाके वो रेवेन्यू कमाएंगे तो उस वक्त सिर्फ रेवेन्यू बुक हो रहा होगा लेकिन कोई एक्सपेंसेस बुक नहीं हो रहे होंगे। एक पीरियड के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस बुक हो जाते थे और एक पीरियड के अंदर सारे के सारे रेवेन्यूज बुक हो जाया करते थे, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी हो रही थी। प्रॉफिटेबिलिटी कभी अंडरस्टेट कभी ओवरस्टेट हो रही होती थी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? उसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि आईएफआरएस 15 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट इनकर हो जाती है जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में चल के उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिकवर करेंगे उस कॉस्ट को, तो बजाय इसके कि उसको उसी दिन एक्सपेंस में बुक कर दिया करें, आप उसको टेम्पररी कैपिटलाइज कर दिया करें, यानी इन्वेंट्री का पार्ट बना लिया करें और उसको उस वक्त जाके एक्सपेंस के अंदर बुक किया करें जिस वक्त जाके आप रेवेन्यू बुक कर रहे हैं। तो जब जाके रेवेन्यू बुक किया करो तो उस वक्त जो है तुम अपने इन्वेंट्री को क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया करो। इनिशियली उसको क्या कर लिया करो, कैपिटलाइज कर लिया करो ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाया करे। मुझे बताओ सब लोगों को ये बात समझ में आती है? सब लोग जरा जल्दी जल्दी मुझे ओके कर दीजिएगा। ओके की रिपोर्ट है डन। तो ये सारा का सारा काम किसके लिए किया गया है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए किया गया है। ओके करें, डन, क्लियर। एक और एरिया आपके पास छोटा सा एरिया है, इसको भी चल के जरा समझ लेते हैं। ये है कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई आईएफआरएस वो ये बहुत बेसिक सी बात है, ये इलॉजिकल सी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आईएफआरएस 15 ये कहता है कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने जा रहे हैं तो हमें ये बात मालूम है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के अंदर मटेरियल लगता है,
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के अंदर लेबर लगता है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के अंदर ओवरहेड्स लगते हैं। अब हम आपसे सिर्फ कहना ये जा रहे हैं कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को आप डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस बुक ना कर दीजिएगा, बल्कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को इनिशियली आप क्या कर लीजिएगा, इनिशियली इसको ट्रीट कर लीजिएगा एज एन एसेट, यानी एज एन इन्वेंट्री, और इसको एक्सपेंस तब बनाइएगा, एक्सपेंस शैल बी recognized, expense shall be recognized when revenue is recognized। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं एक्सपेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। हमको मालूम है कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने जाते हैं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट इनकर होती है, लेकिन इस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट को आप डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस ना बुक कर दीजिएगा अपनी कॉस्ट अकाउंट्स की तरह, बल्कि पहले आप इनको एक इन्वेंट्री बनाइएगा और बाद में जाके इनको एक्सपेंस बनाइएगा जब आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो। ऐसी बात ये क्यों कर रहे होंगे, समझ में नहीं आया? इतनी मुश्किल बात कर दी, पहले बोल रहे हैं एसेट बनाओ, बाद में जाके एक्सपेंस बना देना। व्हाई? क्यों कह रहे होंगे भाई ये ऐसी अहमकाना बात? एनी लॉजिक? आप लोग बताएं। सिंपल मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब इसके अंदर ये बात ऐसी है जो कि मैं आपको ना भी बता दूं तो तब भी आपको पता होती भाई, ये सिंपल काम इसलिए किया जा रहा है ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाए। हम तो वैसे नॉर्मली भी यही करते हैं यार, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट जब भी इनकर होती है तो हम उसको जो है इन्वेंट्री में डेबिट करते चले जाते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं और बाद में चल के उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देते हैं जब रेवेन्यू बुक हो रहा होता है। तो वही बात जो कि हमको पता है वो IFRS 15 के अंदर लिख के भी कहीं ना कहीं बताई गई है, आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। मुझे बताएं सब लोगों के लिए क्लियर है? ओके है? पहले इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट कर लिया करें और बाद में जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर लिया करें। मुझे बताएं सब लोगों के लिए क्लियर है? ओके है? डन? गुड। आगे आ जाते हैं जरा। एक और एरिया है मेरे दोस्तों कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स का, बहुत ही आसान एरिया है, 2 मिनट में समझ में आने वाली बात है। आप लोगों ने समझ के मुझे ओके कर देना है कि बात समझ में आती है या नहीं आती। अब ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स वाला सिनेरियो क्या है भाई? मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ABC कंपनी। अच्छा, ABC कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मिसाल के तौर पे हम एक बंदा ले लेते हैं जिस बंदे का नाम है मिस्टर इबाद। ABC कंपनी का मिस्टर इबाद से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। मिस्टर इबाद ने ABC कंपनी की वेबसाइट से जाके कुछ गुड्स खरीदी, तो ABC कंपनी ने ये बोला कि ये गुड्स हम आपको पहुंचा देंगे। अब देखो, प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? ABC कंपनी के बीच में हो रहा है और इबाद के बीच में हो रहा है। तो ABC कंपनी ने बोला कि आपने हमारी ऑनलाइन वेबसाइट से जाके कुछ गुड्स खरीदी है, हम आपको पहुंचा देंगे। अब जब गुड्स पहुंचाने की बात आई तो ABC कंपनी ने क्या किया कि बीच में एक पार्टी को हायर किया, जिस पार्टी का नाम था TCS, सही है, द कोरियर सर्विसेज, इनकी कोरियर सर्विसेज थी। इन्होंने ABC कंपनी ने TCS को हायर किया और TCS को ये बोला कि आप हमसे गुड्स लें और ये डिलीवर कर कर आ जाएं मिस्टर इबाद को। अब IFRS 15 ये कहता है कि वैसे तो अगर आप टेक्निकली जाके सोचें तो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यानी जो गुड्स की डिलीवरी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, टेक्निकली मिस्टर इबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की है TCS ने, सही है ना? कस्टमर के एंड पे जाके देखा जाए तो कस्टमर को तो गुड्स चाहिए थी, कस्टमर कहता है तभी आपकी जिम्मेदारी सेटिस्फाई हुई है। तो टेक्निकली मिस्टर इबाद की तरफ जो गुड्स आपकी सेटिस्फाई हुई हैं, तो वो गुड्स सेटिस्फाई की हैं आपकी TCS ने, सही। लेकिन यहां पे IFRS 15 ये कहता है कि ऑल्दो देखने वाले को ये लगेगा कि TCS ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की है, लेकिन याद रखिएगा TCS वाज जस्ट इन अ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। इस पूरे सिनेरियो के अंदर लगेगा ऐसा कि क्योंकि गुड्स डिलीवर की हैं TCS ने तो रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर ले TCS, लेकिन याद रखिएगा TCS वाज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट, जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट एंड नथिंग एल्स। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के अंदर जो कंसाइनर होता है वो सिर्फ एज एन एजेंट एक्ट कर रहा होता है, तो वो रेवेन्यू कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू,
रेवेन्यू फिर भी कौन रिकॉग्नाइज किया करेगा? एबीसी कंपनी रिकॉग्नाइज किया करेगी, क्योंकि प्राइमरी पार्टीज, प्रिंसिपल पार्टीज एबीसी कंपनी और मिस्टर इबाद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बुक कर सकते हैं? कमीशन इनकम बुक कर सकते हैं, नथिंग एल्स। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के अंदर ऑल्दो एंड ऑब्लिगेशन लगता ये है कि कंसाइनर सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कंसाइनर इज ओनली इंटाइटल्ड टू कमीशन इनकम, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि ही इज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट, नथिंग एल्स। मुझे बताएं, सब लोगों को एक कंसाइनमेंट अरेंजमेंट वाला सिनेरियो समझ में आता है? कंसाइनर शैल नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बट एबीसी कंपनी शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। ओके, सही, बेसिक हो गया। अब एक और केस कर लेते हैं मेरे दोस्तों, जैसे एक और केस का नाम क्या है? बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। अच्छा, ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है भाई? मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसका नाम है सीमेंस पाकिस्तान, और सीमेंस पाकिस्तान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक के साथ। के बोला यहां, के इलेक्ट्रिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने सीमेंस पाकिस्तान को यह बोला कि हमें आप कुछ गुड्स बना के डिलीवर करें, या आप कुछ गुड्स बनाएं, और वो गुड्स जब आप बना लेंगे तो हम आपके पास से आके वो गुड्स उठा लेंगे। डिलीवर आप ना कीजिएगा, आप कुछ गुड्स हमारे बिहाफ पे बनाएं और वो मशीनरी हम आपसे उठा के लेके चले जाया करेंगे, हम अपने पास से आके इंस्टॉल कर लिया करेंगे। अब लेट अस सपोज के इलेक्ट्रिक ने सीमेंस पाकिस्तान को एक ऑर्डर प्लेस किया, मैं अज्यूम कर लेता हूं एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, और सीमेंस पाकिस्तान ने वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपने पास मैन्युफैक्चर करके रख लिया, और के इलेक्ट्रिक को जाके ये बोला कि आए आप अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे पास से उठा के ले जाएं और हमको हमारे पैसे दे के चले जाएं। के इलेक्ट्रिक ने सीमेंस पाकिस्तान को ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपने तैयार हमारे लिए कर लिया है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने तैयार कर लिया, लेकिन मसला सारा ये है कि अभी के इलेक्ट्रिक की कह रही है कि हमारे वेयर हाउसेस के अंदर इतनी जगह नहीं है कि हम आपसे ये आके मटेरियल उठा सकें, हमारे वेयर हाउसेस फुल हैं। क्या हुआ भाई? के इलेक्ट्रिक ने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसके अंदर उन्होंने हमें ये बोला था कि आप हमारे लिए एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तैयार करें, हमें अपनी जाके अपनी ग्रिड स्टेशन के ऊपर लगाना है। हमने तैयार कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने फिर हमको ये बोला कि आप एक काम करो, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 3 महीने तक आप अपने पास स्टोर कर लो, क्योंकि हमारे वेयर हाउस के अंदर अभी जगह मौजूद नहीं है। 3 महीने तक आप अपने पास रखो और 3 महीने के बाद आके हम आपसे ये सामान उठा के लेके चले जाया करेंगे, और हम आपको इस बात के पैसे भी दे दिया करेंगे। 3 महीने तक आप अपने पास ये माल स्टोर करके रखो। क्लियर बात सबको समझ में आती है? अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आईएफआरएस 15 ये कहता है कि क्योंकि आईएफआरएस 15 के अंदर ट्रांजैक्शंस का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता बल्कि जिम्मेदारियों का रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर, यानी देखो इस सिनेरियो को कहा जाता है बिल एंड होल्ड। क्या मतलब? इन गुड्स को रेडी भी करना है और उनको होल्ड भी करना है, गुड्स को रेडी भी करना है और गुड्स को होल्ड भी करना है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आईएफआरएस 15 ये कहता है कि बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स के अंदर एंटिटी को जाके ये असेस करना चाहिए है कि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं। जैसे इस ट्रांजैक्शन के अंदर नजर ये आता है कि आपकी 2 टाइप की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। एक तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये थी कि आपने गुड्स को रेडी करना है, और एक आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये थी कि आपने गुड्स को स्टोर करना है। देखो आईएफआरएस 15 के अंदर रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब आपकी रेलेवेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स के अंदर एंटिटीज की 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती हैं। गुड्स को रेडी करना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, स्टोर करना 3 मंथ्स तक ये एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आप रेलेवेंट रेवेन्यू रेलेवेंट टाइम पे रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी जितना रेवेन्यू आपकी गुड्स की रेडीनेस से रिलेट करता है वो आप तभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब आपने गुड्स को रेडी कर लिया, ओके कर लिया। और जितना स्टोरेज से रिलेटेड आपका रेवेन्यू है, जितना स्टोरेज से रिलेटेड आपका रेवेन्यू है, वो उस वक्त जाके रिकॉग्नाइज किया करेंगे जब 3 महीने की स्टोरेज आपकी पूरी हो जाया करेगी। इसका रेवेन्यू अलग रिपोर्ट हुआ करेगा, इसका रेवेन्यू अलग रिपोर्ट हुआ करेगा। आप बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स के अंदर ऑल्दो कि ट्रांजैक्शन एक ही है, सिनेरियो एक ही है, कस्टमर एक ही है, लेकिन आप मल्टीपल रेवेन्यूज जाके रिपोर्ट किया करेंगे। गुड्स का रेवेन्यू अलग रिपोर्ट करेंगे, उनको होल्ड करने का रेवेन्यू अलग रिपोर्ट किया करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। मुझे बताएं, सब लोगों को ये बात समझ में आती है? ओके की रिपोर्ट है? बोले हाँ या ना।
ओके हो गया सब लोगों के लिए? मुझे बताएं, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट समझ में आता है? बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, ट्रांजैक्शन एक है लेकिन जिम्मेदारियां दो हैं, तो आपने 2 रेवेन्यू रिपोर्ट करने हैं, 1 रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं करना। डन है? ओके, क्लियर? सब लोग, मुझे फिजा बाकी सब लोग भी कंफर्म कर दें ओके है, राइट। अगर ये बात सब लोग को समझ में आती है तो देखो ये आईएफआरएस 15 की कुछ अहम एरियाज थे, अहम तो नहीं कहूंगा मैं, समझ लो कुछ अदर एरियाज थे जो कि आप लोग बहुत ही रिमोट चांसेस हैं कि आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए है। तो अगर आप बिल्कुल पेपर में जाने से पहले उसको एक बार पढ़ भी लो ना तो ये बहुत है, इससे ज्यादा आपको मेहनत करने की कोई खास जरूरत नहीं है। पता हो पता हो, नहीं पता हो नहीं पता हो, मतलब ओके बात है ये। अगर कोई एक आधा एमसीक्यू इस सिनेरियो से निकल गया तो निकल गया, अल्लाह खैर करेगा, कम से कम हमें चीजें पता होना जरूरी है। क्लियर? अगर ये बात सब लोगों को समझ में आती है तो उसके बाद में एक और एरिया के ऊपर बात करता हूं, और ये एक और एरिया क्या है? इस एरिया का नाम है फैक्टरिंग, जो कि आईएफआरएस 9 का पार्ट है। एक और अदर एरिया है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, और प्लीज जरा इस अदर एरिया को सुन के समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज कुछ हद तक है। अच्छा, आप चाहें तो मेरे साथ साथ पहले कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आपको बात समझ में भी आ जाएगी। चाहें तो मेरे साथ साथ कॉपी कर लें। अच्छा, इबाद ने ये बोला है अच्छा अभी देखते हैं, इबाद सुन ले, चलें पहले जरा मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा। मैं लिखते ही बात करना स्टार्ट कर दूंगा। चलें सब लोग मेरी बात को जरा सुनिएगा, फिर उसके बाद में कॉपी कर लीजिएगा। मेरी बात को एक सुन लें, एक आसान सी और एक छोटी सी बात है आपके एग्जाम के अंदर, कभी ऐसा हो सकता है कि ये एरिया आ जाए, तो प्लीज जरा इस बात को सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों। एक एरिया होता है जिसको हम आईएफआरएस 9 के अंदर कहते हैं फैक्टरिंग। अच्छा, बाय द वे, डज एनीवन नो कि ये फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग? फैक्टरिंग होती क्या है? फैक्टरिंग क्या होती है, किसी को आइडिया? हाँ भाई, फैक्टरिंग का मतलब होता है रिकवरी। आप समझ लें, फैक्टरिंग का मतलब ये है रिकवरिंग। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप मिसाल के तौर पे बात कर लें बैंक्स की, तो बैंक्स का देखो मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? बैंक्स का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि ये एक जगह से फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, और फिर इनका काम क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप की पार्टीज को क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम बैंक्स की बात करें तो अक्सर ये होता है कि भाई बैंक ने मिसाल के तौर पे मिस्टर ए को जाके लोन दिया हुआ है, लेकिन मिस्टर ए ने बैंक से लोन तो ले लिया,
लेकिन मिस्टर ए बदतमीज आदमी बन चुके हैं और मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, जाके पैसे नहीं निकाल रहे। मिस्टर ए बोल रहे हैं मैं लोन वापस नहीं करूंगा। इसकी एक और मिसाल हो सकती है, मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक। अगर आप के इलेक्ट्रिक की बात करें तो देखिए के इलेक्ट्रिक का जो बिजनेस मॉडल है ना वो बड़ा सिंपल है। के इलेक्ट्रिक ने करना क्या है, बड़े बड़े ह्यूज पावर प्लांट, ह्यूज जनरेटर्स लगाने हैं, पावर को जनरेट करना है और लोगों के जो ऑलरेडी लाइंस बिछी हुई हैं पूरे कराची के अंदर, उन्होंने उनके घरों में जाके कभी कभार बिजली प्रोवाइड कर देनी है। लेकिन आपको पता है किसी भी बैंक का या किसी भी के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी का जो सबसे मुश्किल मरहला होता है, वो सबसे मुश्किल मरहला यही होता है कि उनको जाके रिकवरीज करनी होती हैं, उनको अपने रिसीवेबल से पैसे निकलवाने होते हैं। तो अब अक्सर ऐसा होता है कि ये कंपनी जिनको अपने रिकवरीज करनी होती है, जिनको अपने कस्टमर से जाके पैसे निकलवाने होते हैं, अक्सर ये पैसे निकलवाने का काम कुछ स्पेशलिस्ट को असाइन कर देती हैं, वो फैक्टर एजेंसीज को ये काम असाइन कर देती हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर एजेंसीज? बेटा फैक्टर एजेंसीज वो स्पेसिफिक, वो स्किल्ड, वो समझ लो वो स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि जो कि बाय लीगल मैनर्स और अदरवाइज सामने वालों से जाके किसी के बिहाफ के ऊपर पैसे रिकवर करवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं। कभी कभार ये वो क्या होता है 90 कहते हैं उसको, भाई लोग होते हैं। कभी कभार ये भाई लोग होते हैं जो कि जिनको बैंक्स या कोई ऐसी चीजें जाके ये कंपनी जाके इस्तेमाल करती हैं ताकि भाई वो सामने वालों से इनके पैसे रिकवर करवा के दें। बल्कि इन अ मोर फॉर्मल सेंस देयर आर फॉर्मल कंपनीज जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि आप इनको असाइन कर दें या आपके कस्टमर से जाके लीगल मैनर्स और अदरवाइज से जाके ये पैसे रिकवर करवाया करेंगे। आपके लिए कितना मुश्किल होता है कि आप जाके किसी अपने कस्टमर से पैसे मांगते रहें। यानी देखिए ना के इलेक्ट्रिक वालों के लिए कितना मुश्किल है कि ये घर घर जाएं, एक एक घर जाके पैसे निकलवाया करें। इनका काम ये तो नहीं रह गया है ना कि ये जाके पैसे निकलवाते रहा करें सब लोगों से। इनका काम तो बिजली प्रोड्यूस करके लोगों को ट्रांसमिट करना है। लेकिन इनका बहुत ज्यादा टाइम लोगों से पैसे निकलवाने के अंदर खर्च हो जाया करता था। तो बजाय इसके कि खुद दर दर जाएं, खुद एक एक घर जाएं और पैसे निकलवा के लेकर आएं, ये कर ये सकते हैं कि फैक्टरिंग एजेंसीज को हायर कर सकते हैं जिनका काम ही क्या होगा कि वो इनके कस्टमर से इनके पैसे निकलवा के दे देंगे। क्लियर? अच्छा अक्सर ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं के इलेक्ट्रिक की। तो अगर के इलेक्ट्रिक ने मिसाल के तौर पे किसी फैक्टर एजेंसी को हायर किया ना, और मैंने बताया क्यों हायर किया होगा, ताकि फैक्टर एजेंसी जाए और कंज्यूमर से जाके के इलेक्ट्रिक के पैसे निकलवाए। और जाहिर सी बात है फैक्टर एजेंसी इस सारे के सारे काम के लिए अपने कुछ ना कुछ मुनाफा लिया करती होगी, कुछ ना कुछ कमीशन लिया करती होगी। तो अक्सर ये होता है कि फैक्टर एजेंसीज के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करने के लिए के इलेक्ट्रिक से ही बोलेंगी कि आपका पैसा बनता कितना है। आपने 100 रुपए लेने ना अपने कस्टमर से, $100 ले लेना। आप एक काम करो, हमसे अभी के अभी ये $100 ले लो। आप अभी के अभी हमसे ये $100 ले लो, आपके पैसे की नीड पूरी हो जाएगी और फिर सारा का सारा काम हम पे छोड़ दो। हम सामने वाले से जाके आपका वाला $100 निकलवा के लेकर आते हैं। और जाहिर सी बात है इस काम के अगेंस्ट हम आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ कमीशन जरूर चार्ज किया करेंगे। कभी कभार फैक्टर एजेंसी आपको अप फ्रंट एडवांस भी दे देती हैं ताकि आपकी कैश फ्लो की पोजीशन बेहतर हो जाए। वो बाकी सारी रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते हैं हमको हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जाके पैसे निकलवा लेंगे। हमने बड़े बड़े से पैसे निकलवा लिए, हम इनसे जाके भी पैसे निकलवा लेंगे। ये फैक्टर एजेंसीज का काम होता है। अब देखो जब भी कोई कंपनी फैक्टरिंग करवाती है ना, यानी किसी फैक्टर एजेंसी के साथ किसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर होती है, तो देयर कैन बी दो टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स। एक टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट और एक टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है विद रिकोर्स अरेंजमेंट। विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स। नॉन रिकोर्स, रिकोर्स। दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। रिकोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए रिकोर्स के लुग़वी मायने होते हैं, रिकोर्स मींस रिस्क। रिकोर्स मींस रिस्क। रिकोर्स मींस रिस्क। तो अगर मैं कभी आपके सामने बोलूं नॉन रिकोर्स, तो नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? विदाउट रिस्क अरेंजमेंट। विदाउट रिस्क अरेंजमेंट। और विद रिकोर्स अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? विद रिस्क अरेंजमेंट। सर क्या मतलब? बेटा नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे एक के इलेक्ट्रिक कंपनी किसी फैक्टर एजेंसीज को हायर करेगी कि कंज्यूमर से जाके पैसे निकलवाओ, लेकिन फैक्टर के साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट साइन हुआ होगा जिसके अंदर जो रिस्क ऑफ बेड डेट है, रिस्क ऑफ बेड डेट जो है इज ट्रांसफर्ड
टू फैक्टर कंपनी। विदाउट रिकोर्स अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक फैक्टर कंपनी को अपनी कंज्यूमर्स की डिटेल प्रोवाइड करती है और कुछ ऐसे डिटेल प्रोवाइड करती है कि फैक्टर एजेंसी को यह बोला जाता है विदाउट रिकोर्स, विदाउट एनी रिस्क टू अस, आप जाएं, आप सामने वाले कंज्यूमर से जाके पैसे निकलवाएं, अगर वो आपको पैसे दे देता है तो जितने भी पैसे मिले आपके, और अगर पैसे ना मिल पाए तो ये बेड डेट का रोना हमारे पास लेके नहीं आना, हम विदाउट रिस्क अरेंजमेंट आपसे करना चाहते हैं। जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिसीवेबल से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे हम आपको ट्रांसफर कर देना चाहते हैं। हम अब कोई बेड डेट का रिस्क अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। यानी टेक्निकली अगर आप विदाउट रिस्क अरेंजमेंट को जाके देखें, नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट को जाके देखें, तो उसमें के इलेक्ट्रिक वाली पार्टी अपने सारे के सारे रिसीवेबल्स को, यानी मिसाल के तौर पे $100 के रिसीवेबल्स को सेल कर देती है किसी फैक्टर एजेंसी को, और फिर फैक्टर एजेंसी जाने और उसका काम जाने, वो जैसे चाहे सामने वालों से जाके पैसे निकलवा ले, वो सामने वाले के सर पे गोली रख दे, वो सामने वाले को डराए धमकाए, कोर्ट में लेके जाए, जो करना है करे। लेकिन के इलेक्ट्रिक सामने वाले को जब फैक्टर सेल कर देती है, जब अपना रिसीवेबल सेल कर देती है, तो नॉन रिकोर्स हो जाती है, विदाउट एनी रिस्क हो जाती है। रिस्क ऑफ बेड डेट अब हमारे पास नहीं रहता। IFRS 9 ये कहता है कि देखो, अगर कभी भी कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जिसके अंदर आप कोई नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट करें, नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट का मतलब कि रिस्क ऑफ बेड डेट इज ट्रांसफर्ड टू द फैक्टर कंपनी, तो सिंस द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फैक्टर एजेंसी, देयरफॉर अब आपका एंड कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। देखें, वैसे तो के इलेक्ट्रिक ने जाके कंज्यूमर से पैसे निकलवाने थे, लेकिन अगर आपने सारा का सारा रिस्क फैक्टर एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया है तो इसका मतलब अब आपका एंड कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं रहता। और अगर अब आपका आपके एंड कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं रहता, अपने रिसीवेबल यानी राइट टू रिसीव कैश फाइनेंशियल एसेट से कोई ताल्लुक नहीं रहता, तो इसको डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए है। यानी अगर कभी भी कोई भी के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी या कोई भी कंपनी किसी नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट के अंदर एंटर होगी, तो नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट के अंदर एंटर होने की वजह से, क्योंकि रिस्क ऑफ बेड डेट ट्रांसफर किया जा चुका है सामने वाली पार्टी को, तो उस सिनेरियो के अंदर आप अपने रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब आपका रिसीवेबल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि सामने वाली फैक्टर कंपनी जाने और कंज्यूमर जाने, अब आपका कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बेड डेट का रिस्क आपके पास नहीं है। आप अपने रिसीवेबल्स को $100 से रिकॉग्नाइज कर दें, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम सब लोग जल्दी जल्दी मुझे बताना, मैंने अपने फैक्टर एजेंसी को बोला भैया ये मेरे कस्टमर्स की डिटेल रखो और तुम जानो कस्टमर जाने, इसमें फैक्टर कंपनी का क्या फायदा हुआ? फैक्टर कंपनी ने सारा रिस्क ऑफ बेड डेट अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसमें फैक्टर कंपनी का क्या फायदा हुआ? फैक्टर कंपनी पागल है जो कि सारा रिस्क अपने ऊपर ले लेगी, इसमें उसका क्या फायदा? बताओ, क्या फायदा फैक्टर कंपनी का? ऐसा काम करेगी वो फैक्टर कंपनी? पागल है क्या फैक्टर कंपनी? वेरी गुड सर, कुछ ना कुछ अपना पैसे चार्ज करेगी ना। यानी पता है टेक्निकली क्या हो रहा होता है? टेक्निकली ये हो रहा होता है कि अगर आपने सामने वाले को $100 का रिसीवेबल दिया ना, तो वो उसके अगेंस्ट आपको पैसा देंगे सिर्फ 70। वो आपको आपसे $100 वाला रिसीवेबल खरीदेंगे 70 के अंदर, बाकी $30 का आपके लिए क्या हो गया बेटा? एक कमीशन के नाम का एक्सपेंस हो गया। जब वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं ना अपने ऊपर कि भाई हम जाने, हमारा काम जाने, हम जैसे जाए जाके सामने वाले से पैसे निकलवा लेंगे, तो मुफ्त में ये काम नहीं करते। वो आपसे $100 वाला रिसीवेबल्स खरीदेंगे सिर्फ ₹70 के अंदर, और फिर वो आगे जाके पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट लोग होते हैं, आगे जाके पूरे ₹100 निकलवाएंगे और ₹30 अपनी इनकम रखा करेंगे। ये सारा सिनेरियो कुछ ना कुछ कमीशन के लिए ही हो रहा होता है। लेकिन नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट के अंदर क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं रहता, तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि क्योंकि आपके पास एसेट से एसोसिएटेड कोई रिस्क और रिवॉर्ड नहीं है, तो आप अपने रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया करेंगे, कैश डेबिट, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, और रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया करेंगे। मुझे बताएं, सब लोगों को ये बात समझ में आती है? ओके की रिपोर्ट है? नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट समझ में आया? डन है? क्लियर? अब अगर तुम लोगों को नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट समझ में आ गया ना, तो अब रिकोर्स अरेंजमेंट भी समझ में आ जाएगा। ये विद रिकोर्स अरेंजमेंट है। विद रिकोर्स अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? ये विद रिस्क अरेंजमेंट है। विद रिस्क अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक वाले एक फैक्टर एजेंसी को हायर करते हैं,
और बोलते हैं कि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कराची के 10 करोड़ घरों से जाके एक एक से जाके बिल निकलवाया करें। एक काम करो, हमारे बेहाफ पे ये पैसे निकलवाने वाला काम आप कर लो। आप जाओगे कंज्यूमर के पास और उससे जाके पैसे निकलवा कर आया करोगे। लेकिन विद रिकोर्स अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर रिस्क अभी भी आपके ऊपर है। यानी अगर कल को ये फैक्टर एजेंसी कंज्यूमर से जाके पैसे नहीं निकलवा पाई तो जितना भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ बेड डेट होंगे, जितने भी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होगा, रिस्क ऑफ बेड डेट होगा, रिमेन्स विद द कंपनी। यानी अगर कल को ये फैक्टर एजेंसी कंज्यूमर से जाके पैसे नहीं निकलवा पाई क्योंकि कंज्यूमर की डेथ हो गई है, या कंज्यूमर डिफॉल्ट कर गया है, या कंज्यूमर का दिवालिया निकल चुका है, या कोई और प्रॉब्लम हुई है, कंज्यूमर दे ही नहीं रहा पैसे, जो चेक करना है कर लो, कंज्यूमर पैसे नहीं दे रहा, तो उस सिनेरियो के अंदर जो बेड डेट का रिस्क है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर ही रहेगा। अब क्योंकि विद रिकोर्स अरेंजमेंट के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अभी भी कंपनी के ऊपर ही होते हैं, तो देयरफॉर आपको इजाजत नहीं होती कि आप अपने रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज कर सकें। पहले वाले केस के अंदर तो आपका कंज्यूमर से ताल्लुक ही खत्म हो जाता था ना, क्योंकि कंज्यूमर से आपका ताल्लुक ही खत्म हो जाता था तो आप अपने कंज्यूमर से रिलेटेड रिसीवेबल को भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया करते थे। लेकिन अभी आपका ताल्लुक खत्म नहीं हुआ, आपने किसी और पार्टी को हायर जरूर किया है आपका काम करने के लिए, लेकिन आपका ताल्लुक कोई खत्म नहीं हुआ है, आपका अभी भी ताल्लुक मौजूद है, तो रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हो सकता। अच्छा सर, रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हो सकता, लेकिन आप बताएं कि अगर फैक्टर एजेंसीज ने, जैसे अभी सर आपने बताया था, तो कभी कभार फैक्टर एजेंसीज आपको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ अप फ्रंट एडवांस भी दे देती हैं कि जाओ तुम अपनी कैश फ्लो पोजीशन को बेहतर कर लो। तो सर इस एडवांस की अकाउंटिंग कैसे होगी? पहले तो जो पैसा मिलता था हम उसके अगेंस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कर लिया करते थे, सर अब क्या होगा? तो अगर फैक्टर एजेंसी अगर आपको कोई एडवांस, कोई अपफ्रंट पैसे दे देती है इस काम को इनिशिएट करने से पहले, तो आप उसको एज अ लोन ट्रीट किया करेंगे। आप कैश को डेबिट करेंगे 70 से और लोन को क्रेडिट कर देंगे 70 से, और अगर वो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मांगते हैं तो आप उसके अगेंस्ट एंट्री बनाया करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया करेंगे और कैश को क्रेडिट कर दिया करेंगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ। विदाउट रिकोर्स अरेंजमेंट के अंदर रिसीवेबल डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, कैश डेबिट हो जाता है, बाकी बैलेंसिंग फिगर कमीशन एक्सपेंस के अंदर चली जाती है। विद रिकोर्स अरेंजमेंट के अंदर विद रिकोर्स, विद रिस्क, रिस्क अभी भी आपके ऊपर है बेड डेट का, तो रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई पैसा आपको फैक्टर एजेंसीज ने अपफ्रंट दे दिया आपके कैश फ्लो को सपोर्ट करने के लिए, अक्सर फैक्टर एजेंसीज बैंक्स के डिविजन भी होते हैं तो आपको पैसा दे सकते हैं वो, तो आप कैश को डेबिट और लोन को क्रेडिट कर दिया करेंगे, आप रिसीवेबल्स को फिर भी डी रिकॉग्नाइज नहीं किया करेंगे। मुझे सब लोग, एक दो नहीं, सब लोग ये कंफर्म कर दें कि विदाउट रिकोर्स और विद रिकोर्स वाला सिनेरियो सबको समझ में आता है। एक जगह रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है विदाउट रिकोर्स के अंदर, विदाउट रिस्क के अंदर, और विद रिस्क के अंदर रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होता बल्कि लोन क्रेडिट हो जाता है। मुझे सब लोग ये कंफर्म करें, ओके की रिपोर्ट है, डन करें, क्लियर है सब लोगों के लिए? सब लोग कंफर्म कीजिएगा, एक दो लोग नहीं। ओके